Hello people, welcome to the session. I'm Rachita Sachdeva, your Vedanta Chemistry Master Teacher, and I hope you guys are doing amazing. सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे. So भाइयों और बहनों, आज we will be starting up with a session जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि chemistry के सबसे difficult chapters कौन से हैं और उनको कैसे डील करना है, इसके बारे में भी हम लोग ज़रूर बात करेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट आवरसेल्व्स स्टार्टेड. एंड आप मुझे जानते हैं, सबसे पहले आएगा मोटिवेशनल डोज ऑफ द डे. सो फाइंड अ वे, नॉट एन एक्सक्यूज. अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ उसका रास्ता निकालो. आस्क फॉर हेल्प. पूछो लोगों से कि भाई इसका आंसर क्या होगा, कैन यू एक्सप्लेन मी. फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, बट फाइंड अ वे. डोंट गिव एनी एक्सक्यूज, राइट. सो एक्सक्यूजेस कोई नहीं सुनता है. वंस यू जस्ट स्टेप आउट इनटू अ रियल वर्ल्ड, एक्सक्यूजेस के लिए कोई जगह नहीं है. यू हैव टू फाइंड योर ओन वे टू गेट योर वर्क डन. सो let's get ourselves started on that positive note. But उससे पहले let's see schedule of the week. So Tuesday को top 10 competency based questions in is matter around us is pure हुआ था. So if you have missed any session out of this, so please go check that out. Electronic configuration and valency structure of atoms का बहुत important topic है. So if you miss that also, pen paper लेके बैठना क्योंकि काफ़ी कुछ practice करना पड़ेगा इसमें. Top 5 case based question matter in our surrounding. Assertion reason जहाँ पे आप लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हो. कई बच्चों को assertion reason solve करना नहीं आता है. So मैंने session में trick भी बताया है, the way or a technique to handle assertion reason questions, and you will never ever go wrong like that. तो आप ये सेशन जरूर देख सकते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स. यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी कैलकुलेशंस भी करी है, कुछ फॉर्मूलाज भी देखे हैं टू कैलकुलेट मास नंबर, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. एज वेल एज अभी आगे आने वाले सेशन में आपको ये भी पता चलेगा हाउ टू लर्न आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स. क्योंकि लास्ट में जब एग्जाम में पहुँचते हो ना तो कन्फ्यूज हो जाते हो कि बॉस आइसोटोप्स क्या होते थे, क्या आइसोटोप्स के आइसोबार्स से क्या डिफरेंस रहता था, और आप लोग सब कुछ मिक्स कराते हो. सो फॉर दैट, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आई हैव शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग टिप विद यू, एंड दैट्स समथिंग जो आपको हमेशा याद रहेगी. ट्रिक टू लर्न आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स. चलिए भाई और बहनों, लेट्स गेट आवरसेल्व्स स्टार्टेड. चाहते फटे. सो आप लोगों के क्लास 9 में टोटल 4 केमिस्ट्री के चैप्टर्स है. स्टार्टिंग अप विद मैटर इन आवर सराउंडिंग. इज मैटर अराउंड अस इज प्योर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम. एक एक करके चैप्टर के बारे में बात करते हैं. सी व्हाट आर द इजी टू डिफिकल्ट और डिफिकल्ट टू इजी वाले टॉपिक्स क्या है. So starting up with your first chapter, matter in our surrounding. So we'll be going easy to difficult. ठीक है, हम लोग easy to difficult जाएंगे. So it's characteristic of states of matter, interconversion of state. कई लोगों को interconversion में दिक्कत आती है. latent heat आप लोगों को नहीं समझ पाता है. So latent heat का definition is very important for your exam point of view. तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए important topics mention कर देती हूँ. आजा भाई. ओके, जिद है भाई, इनकी भी जिद है. अब आ गए. ओके, ऑलराइट. चलिए, सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे क्या है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज लेटेंट हीट. और लेटेंट हीट का आपके पास डेफिनेशन आता है. अलॉन्ग विद दैट इससे रिलेटेड जो ग्राफ है दैट सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से आपके पास ABCD काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि A to B में क्या हुआ, कहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, कैल्विन टू डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस टू कैल्विन कैसे कन्वर्ट करते हैं. एक 2 मार्क के क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं. अलॉन्ग विद दैट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हुआ या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिससे हम मेल्टिंग कहते हैं. दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट. इनका डेफिनेशन पूछ लेता है या फिर असर्शन रीजन के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन इज समथिंग वेरी सिंपल. 3 मार्क का इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग के बीच में भी कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन से आपके पास
रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जांपल कि ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या केस बेस्ड क्वेश्चंस. रीजनिंग क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बहुत बनते हैं. केस बेस्ड क्वेश्चंस. फाइन. All right, moving on to is matter around us is pure. So types of mixtures very very simple, homogeneous, heterogeneous. कई बार आप लोग को मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करने में कि सस्पेंशंस और कोलॉइड्स क्या होते हैं. सो आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि बस जहाँ पे पार्टिकल साइज इतना बड़ा हो कि वो सेटल हो जाए वो सस्पेंशन है, एंड रेस्ट विल बी कोलॉइड्स. कोलॉइड का टेबल इज इंपॉर्टेंट जहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम्स आपको याद करने होते हैं. आई नो इट टेक्स सम टाइम, लेकिन अगर आप दो दो तीन तीन करके वो टेबल याद करोगे सो यू विल बी एबल टू पुल इट ऑफ वेरी वेरी इजीली. टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स हो गए. देन न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल इज द पार्ट जहाँ पे आप लोग स्ट्रगल करते हो. सो प्रैक्टिस देम मोर, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं. सो 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल से आता है रिलेटेड टू कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से क्वेश्चंस देते हैं. इनफैक्ट सॉल्युबिलिटी से भी आता है. सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन भी 1 मार्क के अंदर पूछ ली जाती है. नाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो सिंबल ऑफ एटम्स विच इज द बेसिक थिंग ऑफ दिस चैप्टर. एटम्स के बारे में पढ़ रहे हो और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं पता होगा तो आप आगे के चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, ना ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ना ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. तो ये दोनों चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर क्लियर होता है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ने में आप लोगों को बहुत बहुत आसानी होती है. सो प्लीज स्टिक टू दीज 2 चैप्टर्स द मोस्ट, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत सारी है. इज मैटर अराउंड अस इज प्योर या मैटर इन आवर सराउंडिंग के अंदर दो यू कैन अप्लाई थिंग्स फ्रॉम नेचर. ठीक है, या अपने आसपास से अप्लाई करके आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ें लिख देते हैं. बट एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा है. सो यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू दीज 2 चैप्टर्स. नाउ कमिंग अप टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वैलेंसी ऑफ केटायंस एंड एनायंस का टेबल है. आई नो आई ऑलवेज गेट दिस डाउट फ्रॉम चिल्ड्रन कि मैम वैलेंसीज याद नहीं होती हैं. वैलेंसीज आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में सीखते हैं और उसका एक ट्रिक भी है to calculate valency. So you can take help of that trick to calculate valency. लेकिन आप सारी valencies calculate नहीं कर पाएंगे. So in that case आपको टेबल पे rely करना पड़ता है. For polyatomic ions specifically, polyatomic ions को आपको directly याद करना पड़ता है, जैसे सल्फेट ions SO4 minus, phosphate ion PO4 minus, sulfite SO3 minus, nitrate NO3 minus, hydroxide OH1 minus, ammonium NH4 plus, etc. एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इनको आपको याद करने के लिए सबसे पहले टेबल बनाओ एंड डू स्टार्ट राइटिंग देम आउट. लिख कर याद करना इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर आयंस. नाउ और भी आयंस है जिनको आप डायरेक्टली वैलेंसी से अभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे बिकॉज आपने काफ़ी कुछ अभी नहीं पढ़ा है. सो आयरन का +2 +3, कॉपर का +1 +2, इनको आपको डायरेक्टली याद करना पड़ता है. सो टेबल जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है प्लीज स्टिक टू दैट. एंड वैलेंसीज ऑफ केटायंस, केटायन बोले तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर आप लोग को ये याद हुआ तभी जाके आप केमिकल फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो. तो केमिकल फॉर्मूला का टॉपिक वैलेंसी से इंटरकनेक्टेड है. तो वैलेंसी नहीं मतलब केमिकल फॉर्मूलाज नहीं. एग्जाम में केमिकल फॉर्मूला बनाते टाइम आपको क्वेश्चन में वैलेंसी के लिए कोई हिंट नहीं दी जाती है, ये बात ध्यान रखना. अगर ये सोच के चल रहे हो कि अरे क्वेश्चन पेपर में तो वो लोग दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर फॉर्मूला मेकिंग है तो आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए. Now, talking about structure of atoms, जहाँ पे atomic model are the very easier part क्योंकि आपको directly उनको याद करना है. Starting up with Thomson's model of an atom जो कि important है, लेकिन सबसे ज़्यादा questions आपके Rutherford या Bohr model में से आते हैं. अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो इनका ड्रॉबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, कंक्लूजन्स क्या थे, गो थ्रू दैट थॉरली. देन आते हैं बोर मॉडल. बोर मॉडल ने एटम्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करा था एंड उन्होंने ऑर्बिट्स को क्या नंबर दिया है, दैट इज़ 1 2 3 4 KLMN. तो इससे रिलेटेड आपकी बोर बारी स्कीम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कनेक्टेड है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नहीं आएगी बॉस तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी वाला टॉपिक भूल जाओ.
तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद करने के लिए आपको एटॉमिक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देख लो, ये सीक्वेंस आपको याद करना है। एटॉमिक नंबर याद करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख गए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मिल जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो वैलेंसी कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सो अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक डिफ़िकल्ट है, सो नो, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। आप बस इस सीक्वेंस के साथ चलोगे तो आपको कभी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू वन एग्जांपल ऑल्सो। लाइक फॉर एग्जांपल हमने मैग्नीशियम की बात करी। मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg। इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। हमने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करे। सबसे बाहर वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुआ। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी भी कितनी आती है? 2, क्योंकि आप लोग इसके लिए ट्रिक पढ़ के आए हो। और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू वन सेशन ऑन दिस, तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट करो, क्योंकि मैंने वहाँ पे ट्रिक टू कैलकुलेट वैलेंसी पर भी बात करी है। फाइन। सो वैलेंसी निकल के आई 2। सो दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अगर एक चीज़ नहीं पता होगी तो दूसरी और तीसरी तो बिल्कुल पता नहीं चल सकती है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी इज अ easier thing, but you obviously have to work upon previous things to get to valency and valence electrons. So guys, एज आई टोल्ड यू, ये 2 चैप्टर्स जो है ये थोड़े टेक्निकल है, तो इन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बिकॉज इट्स समथिंग न्यू। सिर्फ नया है इसीलिए ये प्रैक्टिस मांगता है, नहीं तो सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, इनके बारे में आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, राइट। शुगर डिजॉल्व्स इनटू वाटर, ये आपको पता है। सॉल्ट डिजॉल्व्स इनटू वाटर, ये आपको पता है। मिट्टी को पानी से कैसे अलग करना है, फिल्टर कर दोगे, ये आपको पता है, राइट। लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कुछ नया होने की वजह से आप लोगों को लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट ट्रस्ट मी गाइस, दीज आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। एक बार अगर इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया ना, तो दिस वुड बी द मोस्ट लव्ड चैप्टर्स बाय यू गाइस। तो डिफिकल्ट जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है, भूल जाओ। डिफिकल्ट इज ओनली वंस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, वंस यू आर नॉट रिवाइजिंग, चीज़ डिफिकल्ट ही लगेगी। बचपन में ABCD पढ़ने के लिए तुम लोग ने 3 क्लासेस लगा दी थी, तो ये तो कुछ नया ही पढ़ रहे हो ना। इट विल टेक टाइम, आएगा, इसका रंग भी तुम पे चढ़ेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। सो देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट टॉपिक एज सच। ये डिक्शनरी में एक स्टूडेंट के होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इट्स टाइम फॉर यू टू स्ट्रगल, टू लर्न, टू प्रैक्टिस, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड थिंग्स विल गो वेरी वेरी स्मूथ फॉर यू। आई होप द सेशन हेल्प्ड यू अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करी है। सो इफ यू पिक योर लास्ट ईयर पेपर्स, you will going to find those questions in it. So that was it from my side, guys. If you love the session, do click the like button as well as subscribe and share it with your friends, क्योंकि पढ़ाई बांटने से बढ़ती है। So फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी। This is me, Rajita Sachdeva, signing off. Thank you. Have a nice time. Stay safe, stay happy always. Bye.